नमस्कार। आप सब लोगों का भारतीय राजपूत क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का अध्याय 5 भारतीय समाज में नए विचार। अन्नू एक दिन सुबह सुबह स्कूल जाने के लिए जल्दी तैयार हो गई। फिर उसने कुछ फूल पत्ती भी चुन डाले क्योंकि उसके स्कूल में आज गुरु घासीदास जयंती का उत्सव मनाया जाना था। उसने फूलों की माला बनाते हुए अपने पिताजी से पूछा, पिताजी गुरु घासीदास जी कौन थे? गुरु घासीदास जी की जयंती थी, फूल बनाना, माला तैयार करना था। सिंपल सी बात है, पूछा कि कौन था। उन्होंने बताया, बेटी गुरु घासीदास जी छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध समाज सुधारक एवं संत थे, जिनका जन्म 18 दिसंबर 1756 ईस्वी में रायपुर जिले में, जो कि आज के डेट पे वर्तमान में बलौदाबाजार जिला है, के गिरौदपुरी गांव में हुआ था। उन्होंने तपस्या के द्वारा सत्य का ज्ञान प्राप्त किया और सतनाम पंथ चलाया। कौन सा पंथ चलाया गुरु घासीदास जी ने? सतनाम पंथ। वे सत्य को ही ईश्वर का रूप मानते थे। उनके विचार में सभी जाति और धर्म समान थे। अन्नू ने पूछा, क्या यह किस समय की बात है? तो पिताजी ने कहा, यह 19वीं सदी की बात है, जब देश के सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में अनेक नए विचारों का प्रसार हुआ। नव जागरण का मुख्य प्रभाव सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्रों पर ही था। जो नई चीज़ें उत्पन्न हो रही थी वो सब किस पे? धार्मिक प्रभाव पे ज़्यादा था और सामाजिक था। यह नव जागरण क्या है? अन्नू के इस सवाल का जवाब देते हुए पिताजी ने कहा, सुनो बेटी, इस समय तक लगभग पूरे भारत में अंग्रेजों का शासन था। उन्होंने शासन से अपनी सुविधा के लिए अंग्रेज शिक्षा प्रारंभ कर दी। अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को भी पश्चिमी देशों में की स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, लोकतंत्र, तार्किकता तथा वैज्ञानिकता जैसे आधुनिक विचारों का परिचय मिल गया। ठीक है, उन्हीं के कारण ये विचार पश्चिमी आधुनिक सभ्यता के आधार थे, उनका बेस था ये सारी चीज़ें। लोगों ने समाज में फैले आडंबर, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, जाति प्रथा जैसे दोषों में सुधार की ज़रूरत समझी। इसलिए सामाजिक सुधार के साथ साथ धार्मिक सुधारों के लिए भी उपाय होने लगे। इसके अंतर्गत प्राचीन धर्म ग्रंथों और दर्शन शास्त्रों के अध्ययन पुनः शुरू हो गए। ठीक है, इन ग्रंथों के प्रमाणों के आधार पर सामाजिक एवं धार्मिक दोषों में सुधार हेतु नए नए विचार लिए गए, है ना, परिवर्तन किए गए। इन विचारों को प्रभावशाली लेखों और प्रवचनों के द्वारा आम जनता तक पहुंचाने के प्रयास हुए, है ना, प्रवचन के थ्रू, बाकी चीज़ों के थ्रू, ताकि उनमें भी नव जागरण आ सके। इस प्रकार तत्कालीन भारत की आधुनिकता के लिए शुरू हुए वैचारिक जागरण को, उस समय जो भारत की आधुनिकता के जो वैचारिक आचरण चालू हुआ, को भारतीय नव जागरण या भारतीय पुनर्जागरण कहते। वहीं दीदी ने जयंती समारोह के दौरान समझाया था कि बच्चे 19वीं सदी के भारत में विभिन्न समाज सुधार के कार्य शुरू होने लगे। समाज सुधार को मतलब समाज को सुधारने का कार्य चालू हुआ। तो आयुष ने पूछा, दीदी इन सुधार कार्यों की शुरुआत कैसे हुई थी? दीदी ने समझाया, बच्चों, समाज सुधार के कार्यों की शुरुआत बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र आदि प्रांतों के मध्यम वर्गीय लोग ने किया, यानी कि मिडिल क्लास लोगों ने। ये लोग अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा जैसे विचारों से अवगत हुए थे कि एक्चुअल में भाईचारा क्या होता है, स्वतंत्रता, आज़ादी क्या होती है, समानता क्या होती है। ये भारतीय समाज में भी नए सुधार और विचार लाना चाहते थे, इनके हिसाब से कि यहाँ भी बंगाल में राजा राम मोहन रॉय, ये जिनकी पिक दिख रही है, राजा राम मोहन रॉय द्वारा समाज सुधार हेतु पहला कदम उठाया गया था। किसके द्वारा उठाया गया था? राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। इसलिए उन्हें पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। ये चाहते थे कि भारत के अन्य लोग भी पश्चिमी देशों की आधुनिकता के बारे में जान सके। इसलिए उन्होंने क्या किया? अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया, है ना, ताकि अंग्रेजी शिक्षा रहेगी तो उसके लोगों को ज्ञान मिल रहा है, समानता, स्वतंत्रता। उन्होंने कलकत्ता में एक अंग्रेजी स्कूल चलाया और वेदांत कॉलेज की स्थापना करी। राजा राम मोहन रॉय ने समाज सुधार हेतु विभिन्न धर्म ग्रंथों का बंगाल भाषा में अनुवाद भी किया। ठीक है, बंगला भाषा में अनुवाद किया ताकि स्थानीय लोग भी उन ग्रंथों का सही ज्ञान प्राप्त कर सके। स्थानीय लोगों के स्थानीय भाषा में रहेगा तभी पढ़ पाएंगे। उन्होंने सुधार कार्यों में तेजी लाने के लिए 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की। उन्होंने इस मंच के माध्यम से मूर्ति पूजा एवं आडंबरों का विरोध किया। क्या चालू किए? सन 1828 में मूर्ति पूजा, है ना, सन 1828 में उन्होंने क्या किया? में ब्रह्म समाज की स्थापना करी और उन्होंने इस मंच के माध्यम से, यानी कि इस क्या नाम है इसका, ब्रह्म समाज है ना, इसके माध्यम से उन्होंने क्या बताया कि मूर्ति पूजा ये सब आडंबर है।
है ना। इस तरह पंजाब में दयानंद सरस्वती ने सन 1875 में आर्य समाज की स्थापना करी। किसने करी? दयानंद सरस्वती जी ने, ठीक है। इन्होंने सन 1875 में आर्य समाज की स्थापना करी और इसके माध्यम से मूर्ति पूजा, आडंबरों, छुआछूत और एवं अन्य धार्मिक अंधविश्वासों का विरोध किया गया। इन सुधारकों का विचार था कि नारी सुधार के बिना समाज सुधार अधूरा है। इन्होंने क्या किया कि जो मूर्ति पूजा है, आडंबर है, छुआछूत है, इसको तो अंधविश्वास माना और विरोध किया। मतलब अंधविश्वास जो धार्मिक मान्यताएं थी और भी, उनको बोला कि ये सारी चीज़ें का विरोध किया और कहा कि अगर नारी सुधार नहीं होगा तो बिना समाज सुधारा समाज भी अधूरा है, समाज का सुधार भी नहीं हो सकता। क्या उस समय नारियों की स्थिति बहुत खराब थी क्या? अनु द्वारा आश्चर्य से पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए दीदी ने समझाया, हाँ बच्चों, 19वीं सदी के शुरुआत में नारियों की स्थिति बहुत ही खराब थी। बाल विवाह प्रथा के अनुसार बचपन में ही लड़कियों का विवाह हो जाता था। कम उम्र की लड़कियों का विवाह अधिक उम्र के पुरुषों से कर दिया जाता था, है ना। और जैसे कि ज़्यादा उम्र के वो हुए जेंट्स वो नहीं रहे तो लड़कियां विधवा हो गई। अधिकांश स्थानों में विधवा को अपने मृत पति के साथ चिता में जला दिया जाता था, जिसको क्या कहते थे? सती प्रथा। तो मतलब और अशुभ वस्तु की संज्ञा के साथ कष्टमय जीवन व्यतीत करने के लिए क्या करते थे? एक कमरे में बंद कर दिए, छोड़ दिए, अपना पकाओ अपना खाओ, कोई उससे मतलब नहीं रखता था। इसके अलावा उस समय बहुविवाह प्रथा भी था कि एक के साथ पति की कई पत्नियां होती थी, यानी कि एक आदमी की बहुत सी पत्नियां हो सकती थी। अक्सर कन्या के जन्म को अशुभ मानकर उसका वध कर दिया जाता था। दहेज प्रथा के कारण गरीब लड़कियों का विवाह नहीं हो पाता था। नारियों को ना तो शिक्षा दी जाती थी और ना ही विकास का कोई अवसर दिया जाता था। इन सब कारणों से समाज में उनका अपना कोई भी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं बचा था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज के समाज में महिलाओं को विकास के कई अवसर मिल रहे हैं। ये सब समाज सुधारकों के जोरदार प्रयासों से ही संभव हुआ है ना। सबसे पहले राम मोहन राय ने सती प्रथा को बंद करवाने के लिए समाज विचारवाद विवाद आरंभ किया कि ये सब गलत है। इसमें शास्त्रों के प्रमाणों के आधार पर सती प्रथा को अमानवीय और धर्म विरुद्ध बताने की कोशिश की गई। अब लोग जैसे समझेंगे उनको उस हिसाब से समझाया। उन्होंने इस अमानवीय प्रथा को बंद करने के लिए अंग्रेज सरकार से भी प्रार्थना करी। इन्हीं प्रयासों के चलते, ये जो प्रयास किए उन्होंने, के कारण अंततः सन 1829 ईस्वी में गवर्नर जनरल विलियम बेटिक ने सती प्रथा को बंद करने के लिए एक कानून लागू कर दिया। दीदी ने आगे कहा, दयानंद सरस्वती ने भी बाल विवाह, कन्या वध आदि प्रथाओं का विरोध किया था। उन्होंने विवाह पुनर्विवाह, यानी कि जिस औरत के हस्बैंड ने उसकी दोबारा शादी हो सकती है और नारी को शिक्षा मिले, इसका समर्थन उन्होंने ही किया, ठीक है। लेकिन विधवाओं का दोबारा विवाह कैसे संभव हो सकेगा? ठीक है, हो सका। अंजलि ने पूछा। तब दीदी ने बताया, बच्चों, उस समय बंगाल में ईश्वरचंद विद्यासागर नामक समाज सुधारक हुए थे। उन्होंने विद्या पुनर्विवाह को वैध बनाने के लिए अपना सारा जीवन लगा दिया, है ना। उन्हें उनके इस आंदोलन को बंगाल में व्यापक समर्थन मिला। वहाँ के बंगाल के जो लोग थे उन्होंने इसका व्यापक समर्थन किया, ठीक है। उसके अलावा महाराष्ट्र में पंडित विष्णु शास्त्री ने स्वयं एक विधवा से विवाह कर समाज में उदाहरण प्रस्तुत कर लिया। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने रूढ़िवादियों के विरोध के बावजूद अपनी विधवा बेटी का पुनः विवाह किया, जो रामकृष्ण भंडारकर थे, ठीक है। महादेव गोविंद रानड़े ने भी समर्थन किया। आंध्र प्रदेश में भी वेरिशलिंगम द्वारा विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया गया। परिणाम स्वरूप सन 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून लागू हो गया, ठीक है। अवंतिका ने पूछा, बाल विवाह, बहुविवाह तथा दहेज प्रथाओं के विरोध कैसे व्यापक हुआ, बढ़ा कैसे फैला? तो दीदी ने बताया, केशव चंद्र सेन, ये जो हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर आदि ने बाल विवाह प्रथा के दोषों के बारे में लोगों को समझाया। बहर माजी मालबारी ने विवाह के लिए लड़के लड़कियों की न्यूनतम आयु निश्चित करने की मांग करी। अंततः सन 1929 में शारदा एक्ट द्वारा बाल विवाह प्रथा में सुधार हुआ, ठीक है। इसके अनुसार विवाह के लिए न्यूनतम आयु 14 वर्ष निश्चित की गई, जिससे आज़ादी के बाद लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष कर दिया गया। इस प्रकार जन जागरण एवं शिक्षा के प्रभाव से बहुविवाह और कन्यावध प्रथाएं भी समाप्त होने लगी। दहेज प्रथा का विरोध होने लगा। इन कुप्रथाओं को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए आज भी पर्याप्त जन जागरण एवं शिक्षा की आवश्यकता है। आज की डेट पे ये बाल विवाह, सती प्रथा, दहेज प्रथा आदि पर कानूनी रूप से पाबंदी लगा दी गई है। अनु ने याद दिलाया, दीदी, समाज सुधारकों ने तो नारी शिक्षा के लिए भी प्रयास किया था। तब दीदी ने कहा, अनु, लगभग सभी समाज सुधारकों ने
विचार था कि नारी को शिक्षा देने से उनकी आत्मविश्वास जागृत होगा। ठीक है, वह समाज में अपनी भूमिका सार्थक ढंग से निभा पाएंगे और यह केवल महिला के विकास के लिए नहीं, पूरे समाज के विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ईश्वरचंद विद्यासागर जो थे, उन्होंने सन 1829 ईस्वी में उन्होंने जो प्रयास किया था, उससे क्या हुआ कि सन 1849 में कलकत्ता का बैथन स्कूल खुला। यह बालिकाओं का पहला स्कूल था। सामाजिक विरोधों और उपेक्षाओं को सहकर भी लड़कियों ने स्कूल में दाखिला लिया और शिक्षा प्राप्त करने का साहस दिखाया। फलतः विद्यासागर से अनेक बालिका स्कूल खोले उन्होंने। इसी प्रकार उत्तर भारत में दयानंद सरस्वती और उनके आर्य समाज द्वारा बालक बालिकाओं के लिए अनेक स्कूल तथा कॉलेज खोले गए। इनके अलावा सर सैयद अहमद खान ने भी मुस्लिम समाज के विकास के लिए अलीगढ़ आंदोलन चलाया। कौन सा आंदोलन चलाया? अलीगढ़ आंदोलन चलाया उन्होंने भी। ठीक है, उनका विचार था कि लड़कों के साथ साथ लड़कियां की भी स्कूल तथा कॉलेजों की आधुनिक शिक्षा प्राप्त करें। इस समय महाराष्ट्र में भी नारी शिक्षा के लिए अनेक प्रयास हुए। ज्योतिबा फूले जो थे, है ना, उनकी पत्नी सावित्रीबाई द्वारा पूना में बालिका स्कूल खोला गया। इसमें निम्न जाति की बालिकाओं को विशेष रूप से प्रवेश दिया गया। क्या दिया गया? निम्न जाति की, यानी कि जिनका लोअर कास्ट था, उनकी बालिकाओं को विशेष रूप से प्रवेश दिया गया। अब बालिकाओं के लिए न केवल प्राथमिक शिक्षा बल्कि उच्च शिक्षा का भी समर्थन होने लगा। किसी प्राथमिक शिक्षा ही जरूरी नहीं, उच्च शिक्षा भी ग्रहण करो। तो गोपाल गणेश आगरकर ने तो नौकरियां एवं विभिन्न उद्यमों के लिए भी बालिका शिक्षा का विचार रखा था कि नौकरी भी मिलेगी, उनको नौकरी भी करनी चाहिए। हमारे समाज सुधारकों ने समाज को संपूर्ण विकास और नारी समस्याओं का स्थायी हल उन्हें पुरुषों के समान शिक्षा और सामाजिक अधिकार दिए जाने में भी दिया था और देखा था। नारी सुधार कार्यक्रमों को रूढ़िवादियों का भारी विरोध झेलना पड़ा, फिर भी कई माता पिता ने हिम्मत करके अपनी बेटियों को पढ़ाया। ऐसे ही एक परिवार की बेटी रमाबाई की कहानी सुनिए। रमाबाई का जन्म क्या हुआ था? 1856 में हुआ था। उनके पिता आनंद शास्त्री महाराष्ट्र में एक पारंपरिक ब्राह्मण थे। ठीक है, उन्होंने अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाना शुरू किया। इससे उनका घोर विरोध हुआ। उन्हें गांव छोड़कर जाना पड़ा और जंगल में कुटिया बनाकर रहना पड़ा। वहीं पर रमाबाई का जन्म हुआ। अनंत शास्त्री ने अपनी बेटी को भी संस्कृत सिखाई। जब रमाबाई केवल 16 वर्ष की थीं, तभी उनके माता पिता दोनों का देहांत हो गया। अनाथ रमाबाई व उनका भाई जगह जगह भटकते रहे। किसी ने उन्हें आश्रय भी नहीं दिया, क्योंकि उन दिनों पढ़ी लिखी लड़कियों से सब कतराते थे कि ये सब हमें बिगाड़ देंगी, हमारी बेटियों को बिगाड़ देंगी। तो रमाबाई घूमते घूमते कलकत्ता पहुंची। वहां उनका स्वागत हुआ। वहां राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर आदि से प्रभावित कई लोग थे। वे महिलाओं के बारे में नए विचार रखते थे। वहीं रमाबाई ने कई जगहों पर संस्कृत में नारी सुधार संबंधी भाषण भी दिए। कलकत्ता के लोगों ने उन्हें पंडिता व सरस्वती की उपाधि भी दी। अब वे पंडिता रमाबाई सरस्वती कहलाने लगी। उन्होंने विधवा महिलाओं को शिक्षित करने के लिए शारदा सदन नामक आश्रम व स्कूल खोला। वे चाहती थीं कि महिलाएं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में भी खुलकर भाग लें। इस प्रकार 19वीं सदी में नारी सुधार के क्षेत्र में अनेक प्रयास हुए, मगर इस क्षेत्र में अभी भी बालिका शिक्षा का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ था। अवंतिका ने फिर पूछा, क्या सुधारकों ने जाति प्रथा को भी मिटाने का प्रयास किया था? तो दीदी ने कहा, हाँ, जाति प्रथा के कारण समाज उच्च जाति और निम्न जाति के दो वर्गों में बढ़ गया था। निम्न जाति वाले मंदिरों में नहीं जा सकते थे, वे कुएं से पानी नहीं भर सकते थे, तुच्छ समझा जाता था उनको। रामकृष्ण मिशन जैसी कई संस्थाओं ने जाति प्रथा का कड़ी चुनौती दी। ठीक है, कड़ी चुनौती दी। ब्रह्म समाज के प्रभाव से महाराष्ट्र में भी परमहंस सभा का संगठन हुआ। किनका संगठन हुआ? परमहंस। इसके सदस्य विभिन्न जाति के लोग थे। इसकी बैठक रूढ़िवादियों के डर से गुप्त रूप से की जाती थी। रूढ़िवादी जो लोग थे ना, तो इसलिए उनसे छुप के की जाती थी। सन 1865 में इसका पुनर्गठन कर प्रार्थना समाज के रूप में किया गया। इसका क्या नाम दिया गया? पुनर्गठन करके प्रार्थना समाज, जिसके प्रमुख नेता हुए महादेव गोविंद रानाडे। उन्होंने जातिवाद और भेदभाव और छुआछूत की घोर निंदा की। माली जाति में जन्म लेने वाले ज्योतिबा फूले ने तो निम्न जाति के उद्धार के लिए अपना सारा जीवन लगा दिया। ज्योतिबा फूले थे, वो माली जाति के थे। अपने प्रयासों में तेजी लाने के लिए 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इस संस्था का मुख्य कार्य क्या था? निम्न जाति के लोगों को समानता का अधिकार दिलाया जाए, है ना, दलित लोगों को। इसमें प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क करने तथा दलित जाति के पुरुष एवं महिलाओं की शिक्षकों की नियुक्ति की जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि वो तो सब ठीक है, लेकिन साथ में शिक्षक भी दलित जाति के होने चाहिए, पुरुष और महिला वर्ग दोनों के। उन्होंने विभिन्न नाटकों एवं लेखों के द्वारा जाति प्रथा के विरुद्ध जन जागरण लाने का प्रयास भी किया।
20वीं सदी में महात्मा गांधी ने भी जाति प्रथा पर चोट करी। उन्होंने इनके उद्धार के लिए अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना करी। हमारे छत्तीसगढ़ में भी जातियों के उद्धार के लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा ने अनेक प्रयास किए। उन्हें सभी जातियों के लोगों को जनेऊ धारण करवाया तथा राजिम के राजीव लोचन मंदिर में प्रवेश कराया। उन्होंने कहा कि सभी जाति के लोग जनेऊ धारण कर सकते हैं और धारण कराया, और राजिम के राजीव लोचन मंदिर में उन सबका प्रवेश भी करवाया। महाराष्ट्र के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, है ना। कठिन परिश्रम से इंग्लैंड में कानून की उच्च शिक्षा प्राप्त करी उन्होंने, और भारत लौटने पर स्वयं को निम्न जाति के उद्धार के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने अपना सारा जीवन निम्न वर्ग के लोगों को समर्पित किया। वे निम्न जातियों को अपने उद्धार के लिए शिक्षित और संगठित होना चाहिए, इन्होंने ये बताया। उनको राजनीतिक भागीदारी करना चाहिए, है ना, राजनीति में भी हिस्सा लेना चाहिए। अतः उन्होंने निम्न जाति के लोगों के लिए अलग से निर्वाचन की मांग की। भारत के संविधान निर्माण में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। इस प्रकार अनेक भारतीय समाज सुधारकों के विभिन्न प्रयासों से निम्न वर्ग के लोगों की सामाजिक स्थिति में भी सुधार दिखाई देने लगा। ठीक है, जिस तरह उन्होंने प्रयास किया, उनके प्रयास से लोगों में भी सुधार दिखाई देने लगा, परंतु जाति प्रथा को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर पाए। आज भी समाज में पर्याप्त जन जागरण की अति आवश्यकता है। यद्यपि सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों का प्रभाव शहरों तक ही सीमित रहा, तथापि सुधारवादियों का ध्यान पूरे देश को नए विचारों से आधुनिक बनाने पर था। मेरा ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है, ये वाला पार्ट भी हमारा यहीं ख़त्म होता है। आशा उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।